जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण और आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका है कि जैव निम्नीकरण प्रदूषण। जो जैव निम्नीकरण जो प्रदूषक है ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो निम्नीकरण होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे प्रदूषक जो नष्ट हो जाते हैं। जो निम्नीकरण है इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे प्रदूषक जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज और सड़े गले पदार्थ और कागज, ये क्या होते हैं कि ये नष्ट हो जाते हैं। अब फिर बात करेंगे हम लोग जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है, देखिए जो अनिम्नीकरण जो प्रदूषक, इसका मतलब होता है ऐसे प्रदूषक जो नष्ट नहीं होते। जैसे देखिए प्लास्टिक है, ये नष्ट नहीं होता। पॉलीथीन है, ये नष्ट नहीं होता। जो पारा है ये नष्ट नहीं होता। डीडीटी ये भी नष्ट नहीं होता और शीशा भी नष्ट नहीं होता है। तो जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण ये दो होते हैं। जो निम्नीकरण में होते हैं ऐसे प्रदूषक होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, और जो अनिम्नीकरण है इसमें ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाले प्रदूषक। देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ जो संलग्नता रखने वाले प्रदूषक कौन से, देखिए CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, संलग्नता रखता है। ठीक है, स्मॉग। देखिए स्मॉग को हम लोग क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। ये किससे बनता है, तो देखिए ये धुएं और कोहरे से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉग। ठीक है, देखिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए स्मॉग यूपी टेट 2015 और 2014 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लंदन धूम्र दिखाई देता है। जो लंदन है धूम्र दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, शीतकाल में सुबह के समय। ठीक है, जो शीतकाल है सुबह के टाइम जो लंदन है धूम्र दिखाई देता है, यानी धुंध दिखाई पड़ता है वहाँ पे। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पे पूरा इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ से आपको आसानी होगी ग्रीन हाउस गैस को याद करने में। ठीक है, देखिए CO2 आपका है, CH4 है, NO2 है, CF6 है, CFC है, जलवाष्प है। ये सब क्या है, ये सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ग्रीन हाउस गैसें। देखिए जो पर्यावरण का है ना, इसमें ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 16 में, 14 में, 13 में आपके उत्तर प्रदेश के टेट में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अब देखिए बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन गैस है, CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जैसे है ना कि बच्चों अगर पास में 4 दोस्त बैठे होते उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है तो आप लोग कहते हैं भगो भगो भगो, कार्बन डाइऑक्साइड था। तो वही है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाधिक मतलब प्रभावित करने वाला यही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन है, जानते हैं, चीन और अमेरिका। यही दो ऐसे देश हैं जो हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं और ये विकसित राष्ट्र भी है। ठीक है, तो जो अगर पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी राष्ट्र कौन है तो आपका चीन और अमेरिका। अब बात करेंगे सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश, तो भाई सबसे अधिक उत्तरदायी चीन अमेरिका है, तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने वाला भी वही होगा। तो देखिए यहाँ पे चीन दिया गया है, चीन क्या है आपका सर्वाधिक गैस उत्सर्जन करने वाला देश है। और जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने पहचाना, तो जीन क्या बैप्टिस्टे फ्लूयर। ठीक है, जीन बैप्टिस्टे फ्लूयर ये आपके हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस को सर्वप्रथम क्या करता है, पहचान की थी। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्रीन गैस हाउस के बारे में। देखिए जो हरित गृह गैस जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, देखिए इसके कारक कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, CH4N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6, ओजोन है आपका, और जलवाष्प है। ये सभी क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाले कारक है। तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया। जो ग्रीन हाउस गैस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह गैस। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका कि ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, अभी जैसा कि हम लोग बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, देखिए यूपी टेट 2018 में, राजस्थान टेट 16 में और MP टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब ग्रीन हाउस गैस के लिए कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल 1947 में। डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस को जो कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल लागू किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्ल वर्षा का कारण। देखिए जो अम्ल वर्षा होती है इसका जो कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा के लिए। अब बात करेंगे हम लोग अम्लीय वर्षा के से ऐसे ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी क्षरण होना कहलाता है। देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है इसके कारण आपके जो ऐतिहासिक मूर्तियां हैं और इमारतें हैं इनको क्षरण को होने वाला क्या कहलाता है? स्टोन लेफ्रोफी। क्या कहता है? स्टोन लेफ्रोसी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड टेट में आपको 2015 में पूछा गया है। और यही देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है यही ताजमहल के पीले होने का कारण है। ये आपके उत्तर प्रदेश टेट में और सी टेट में भी एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, अब पॉइंट करेंगे दम घोटू गैस। दम घोटू गैस किस नाम से आता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को हम लोग क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र। पूछा गया अगर आपसे एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है? मैनचेस्टर में है। कहाँ पे आपका है? ये मैनचेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र। देखिए विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? तो ये स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा की बात हुई कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में। और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती कहाँ है? नॉर्वे में। तो ये तीन चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल जो वर्षा केंद्र कहाँ आपका है? ये आपका मैनचेस्टर में है। विश्व में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो आपकी नॉर्वे में होती है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को बेहद ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी से ऐसा एक पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, देखिए भोपाल गैस त्रासदी में जो हुई थी इसमें किस चीज़ का कौन सी गैस का मतलब कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यही थी जिसके कारण क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित देखिए 2-3 क्या है त्रासदी हैं, परमाणु त्रासदी हैं, या जैसे चेरनोबिल परमाणु स्थित संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो 2-3 ऐसी दुर्घटनाएं हैं जहां से आपके 1 नंबर किसी भी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी उनको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, इसी के कारण हुआ था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कहाँ में हुई थी? तो यूक्रेन में हुई थी। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी के कुछ पॉइंट। ठीक है, देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये भोपाल में हुई थी, जैसा कि नाम रखा गया है भोपाल गैस त्रासदी, तो ये भोपाल में हुई थी। ये घटना किस डेट की है? तो यह 3 दिसंबर 1984 की है। यह 3 दिसंबर 1984 की है। और किस कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है इसके रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी। ठीक है, कहाँ में हुई थी? भोपाल में हुई थी। 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। किसके कारण हुई थी? रिसाव के कारण हुई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यही भोपाल गैस त्रासदी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये भी एक है चेरनोबिल परमाणु आपदा। ये भी घटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा ये 2 ऐसे आपदा हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो जो चेरनोबिल परमाणु आपदा है ये कहाँ में हुई थी? तो ये आपकी यूक्रेन में हुई थी। घटना 1986 की है और ये भी रिसाव के कारण हुई थी। और किस गैस की रिसाव के कारण? तो यूरेनियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया चेरनोबिल परमाणु आपदा और भोपाल गैस त्रासदी आपदा।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कुछ हम लोग पॉइंट। देखिए ये कुछ पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 थीम। देखिए 2020, 2019 और 2018। देखिए जो 18 है वो तो पूछ दिया गया है, आपके हरियाणा टेट में पूछा गया है, लेकिन बस यही 3 आप याद कर लेंगे, यहीं से आपका एक थीम पूछेगा तो आप उसको सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जब विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम पूछी तो आप क्या कहें, टाइम ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए समय, यह प्रकृति के लिए समय 2020 की थीम है। ठीक है, बीट एयर पोल्यूशन। ठीक है, बीट एयर पोल्यूशन ये किसके लिए है, ये 2019 के लिए है। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए प्लास्टिक बंद वाला जो अभियान चलाया गया था ये 2018 से बहुत जोर शोर से चला। ठीक है, तो 2018 में जो थीम थी पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी वो क्या थी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, 19 की क्या थी, बीट एयर पोल्यूशन। और 20 की क्या है, क्या थी, टाइम ऑफ नेचर। अभी तो 21 की कोई थीम नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो ये 3 थीम आप लोगों को याद करना है, कौन कौन सी थी, 2019, 2018 और 2020 की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रमुख प्रदूषक व उनके उनसे उत्पन्न रोग। देखिए कुछ प्रदूषक हैं और उनसे संबंधित कौन से रोग होते हैं। जैसे देखिए जो पारा है, पारा क्या है, पारा से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैक फुट होता है। फ्लोराइड से क्या होता है, नॉकनी संलक्षण होता है। ठीक है, नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से क्या होता है, इटाई इटाई होता है। एबेस्टेट से क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। और बेंजीन से क्या होता है, ल्यूकीमिया कैंसर होता है। और देखिए कुछ और पॉइंट है। देखिए ये आपका है एथिलीन से क्या होता है, मूत्राशय का कैंसर होता है। किसका होता है, ये आपका मूत्राशय का कैंसर होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रदूषक हैं और इनसे संबंधित क्या है, रोग है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपका एस्बेस्टस है, ये आपका क्या है कि ये आपका पूछा है गया है फेफड़े का कैंसर, ये आपका पंजाब टेट 2011 में पूछा गया है। देखिए जो मिनी मता है, पारा से होता है जो मिनी मता, ये भी आपके उत्तर प्रदेश टेट 2018 में और 13 में पूछा गया है। तो यही प्रदूषक और रोग आपका हर साल एक क्वेश्चन बनता है इनसे, तो आपका इन्हीं 7-8 में से बनेगा। ठीक है, इन्हीं सब में से एक क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है अब की बार आर्सेनिक पूछ दे या फ्लोराइड पूछ दे। अगर ये दोनों नहीं पूछेगा तो कैडमियम जरूर पूछ सकता है। तो इन्हीं तीनों में मैं गैस जैसा कर पा रहा हूँ कि इन्हीं तीनों में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये इन्हीं तीनों में पूछेगा। और यहाँ पे 95% है कैडमियम। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, कैडमियम से आपका इटाई इटाई। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये थे पर्यावरण प्रदूषण और आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं और आगे वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण के लिए और एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।